मैं डॉक्टर कोमल, एसएम कॉलेज, हिंदी विभाग। आज हम लोग पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायसी मलिक वंश के थे। मिस्र में सेनापति या प्रधानमंत्री को मलिक कहते थे। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश राज्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मरवाने के लिए बहुत से मलिकों को नियुक्त किया था, जिसके कारण यह नाम उस काल में काफी प्रचलित हो गया था। ईरान में मलिक जमींदार को कहा जाता था। वह इनके पूर्वज वहां के नीलगाम प्रांत से आए थे। वहीं से उनके पूर्वजों की पदवी मलिक थी। मलिक मोहम्मद जायसी के वंशज मलिक कहलाते थे। जायसी के जन्म के संबंध में अनेक मत हैं। इनकी रचनाओं से जो मत उभरकर सामने आता है, उसके अनुसार जायसी का जन्म सन 1467 ईस्वी के आसपास उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान में हुआ था। वह स्वयं कहते हैं, जायस नगर मोर स्थानो। जायसी जायस के निवासी होने के कारण ही जायसी कहलाए। मलिक जायसी को वंश परंपरा से प्राप्त उपाधि थी और इनका नाम केवल मोहम्मद था। इस प्रकार इनका प्रचलित नाम मलिक मोहम्मद जायसी बना। बाल्यकाल में ही जायसी के माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण इनकी शिक्षा का कोई उचित प्रबंध नहीं हो सका। 7 वर्ष की आयु में ही चेचक से इनका एक कान और एक आंख नष्ट हो गया था। ये काले और कुरूप तो थे ही। एक बार बादशाह शेरशाह इन्हें देखकर हंसने लगे। तब इन जायसी ने कहा, मोहिका हंसेसी की कोहिका। आशय इसका यह है कि मुझ पर हंस रहे हो या उस ईश्वर पे जिसने मुझे ऐसा बनाया। इस बार बादशाह बहुत लज्जित हुए। जायसी एक गृहस्थ के रूप में भी रहे। इनका विवाह भी हुआ और पुत्र भी था, परंतु पुत्रों की असामयिक मृत्यु के कारण इनके हृदय में वैराग्य का जन्म हुआ। इनके 4 घनिष्ठ मित्र थे, यूसुफ मलिक, सलार कादिम, सलोने मियाँ और बरे शेख। बाद में जायसी अमेठी में रहने लगे और वहीं सन 1542 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हुई। कहा जाता है कि जायसी के आशीर्वाद से अमेठी नरेश के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था। तब से उनका अमेठी के राजवंश में बड़ा सम्मान था। प्रचलित है कि जीवन के अंतिम दिनों में ये अमेठी से कुछ दूर मगरा नाम के वन में साधना किया करते थे। वहीं किसी शेर द्वारा शेर की आवाज के धोखे में गोली मार देने से इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं पद्मावत, अखरावट एवं आखिरी कलाम है। इनमें पद्मावत सर्वोच्च है और वही जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस ग्रंथ का प्रारंभ 1520 में हुआ था और समाप्ति 1540 ईस्वी में। जायसी ने पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्न सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। एक और इतिहास और कल्पना के सुंदर संयोग से यह उत्कृष्ट प्रेम गाथा है। दूसरी ओर इसमें आध्यात्मिक प्रेम की भी अत्यंत भावमयी अभिव्यंजना हुई है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर दर्शन एवं सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों में कही गई है। आखिरी कलाम में मृत्यु के बाद प्राणी की दशा का वर्णन है। इनकी एक रचना कहीं कहीं चित्ररेखा की भी चर्चा होती है।
इसमें चंद्रपुर की राजकुमारी चित्ररेखा तथा कन्नौज के राजकुमार प्रीतम कुंवर के प्रेम गाथा का वर्णन है। जायसी का विरह वर्णन अत्यंत विशद एवं मर्मस्पर्शी है। षड्ऋतु वर्णन और 12 मासा जायसी के संयोग एवं विरह वर्णन के अत्यंत मार्मिक स्थल है। जायसी रहस्यवादी कवि हैं और इनके रहस्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता उनकी प्रेम मूलक भावना है। इन्होंने ईश्वर और जीव के पारस्परिक प्रेम की व्यंजना दाम्पत्य भाव के रूप में की है। रत्नसेन जीव है और पद्मावती परमात्मा, यह सूफी पद्धति है। पद्मावत में पुरुष प्रियतमा की खोज में निकलता है। जायसी ने इस प्रेम की अनुभूति की व्यंजना रूपक के आवरण में की है। इन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का चित्रण भी किया है। इनकी प्रधानता कबीर में दिखाई देती है। जायसी ने संपूर्ण प्रकृति में पद्मावती के सौंदर्य को देखा है तथा प्रकृति के प्रत्येक वस्तु को उस परम सौंदर्य की प्राप्ति के लिए आतुर और प्रयत्नशील दिखाया है। यह प्रकृति का रहस्यवाद कहलाता है। जायसी के भांति कबीर में भी हमें यह रहस्यवाद दिखाई देता है। भावात्मक प्रकृति मूलक रहस्यवाद देखना सर्वत्र संभव नहीं है। जायसी की यह अद्भुत विशेषता है और यह जायसी की उल्लेखनीय उपलब्धि भी है। इनकी भाषा शैली भावाभिव्यंजक है। जायसी का भाव पक्ष बहुत समृद्ध है, साथ ही इनका कला पक्ष भी उतना ही श्रेष्ठ है। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, अलंकार, छंद इत्यादि का महत्वपूर्ण स्थान है। जायसी के पद्मावत की भाषा अवधी है और इन्होंने अपनी समस्त रचनाएं अवधी भाषा में ही लिखी है। हाँ, उसमें बोलचाल की लोक भाषा का भी भावाभिव्यंजक रूप देखा जाता है। लोकोक्तियों के प्रयोग में से उनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अलंकारों का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक है। केवल चमत्कारपूर्ण कथन ही जायसी की प्रवृत्ति नहीं है। अलंकार का प्रयोग वो भाव के सशक्त अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। पद्मावत के संबंध में मसनवी शैली की भी बार बार चर्चा आती है। मसनवी शैली में पद्मावत में प्रबंध काव्योचित सौष्ठव विद्यमान है। यह दोहा और चौपाई जायसी के प्रधान छंद हैं और जो दोहा एवं चौपाई के संगम को ही मसनवी शैली के रूप में भी नाम दिया गया है। धन्यवाद।